नमस्कार दर्शकों, आप सभी जानते ही हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच 2022 से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में अब तक लगभग लाखों लोग मारे जा चुके हैं और यूक्रेन लगभग तबाही के कगार पर आ चुका है। Using so-called vacuum bombs, they land with devastating effect and a huge footprint. Supply lines and escape routes to the few remaining towns and villages under Ukrainian control in the Luhansk region have come under heavy fire in recent days. दर्शकों, अधिकांश लोग यही समझते हैं कि रसिया सीधा यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और वार शुरू हो गया, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बहुत सारे हिडन एस्पेक्ट्स हैं और हम आज के इस रिपोर्ट में रसिया, यूक्रेन और अमेरिका की कहानी का वो हिस्सा के बारे में बताएंगे जो अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। तो मामला शुरू होता है सोवियत यूनियन के विघटन के पहले से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के समय वर्ल्ड में दो सुपर पावर देश थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। अगर दो बड़े पावर हो तो उनके बीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक ही है। दोनों देश एक दूसरे से ऊपर उठने और साबित करने में लग गए। उसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, जिससे लगभग 15 रिपब्लिक देश बने, उनमें यूक्रेन और रसिया भी शामिल हैं। दोस्तों, उस विघटन में बहुत सारे कारणों को बताया गया, जैसे समाजवादी गुट में संकट, द फॉल ऑफ बर्लिन वार, सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक सुधार, सोवियत संघ में सत्ता और गणराज्यों का स्थानांतरण इत्यादि। लेकिन उस दरमियान एक चीज़ और भी था, सोवियत यूनियन के आंतरिक मामलों में अमेरिका का हस्तक्षेप। उस समय अमेरिका मदद के नाम पर सोवियत यूनियन के मामले में एंटर हुआ और बाद में सोवियत यूनियन टूटकर 15 रिपब्लिक देश में बंट गया। भले ही सोवियत यूनियन टूटकर रसिया में कन्वर्ट हो गया हो, लेकिन उसे अपना क्षेत्र खोने और विघटन का दर्द तो हुआ ही होगा और आज भी है। उदाहरण के लिए भारत से पाकिस्तान का अलग होना, भले ही आज पाकिस्तान अलग देश क्यों ना हो, लेकिन भारत कभी ये नहीं भूल सकता कि एक समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और वो दर्द भारत के लोगों में आज भी मौजूद है। उसी तरह हालत कुछ रसिया का भी था। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद उसमें से अलग हुए 15 देशों में से चेकिया, हंगरी और पोलैंड को 1999 में नाटो का सदस्य दे दी गई, जिससे रसिया परेशान हुआ। उसके बाद अमेरिका और अन्य कुछ यूरोपियन देशों ने यूक्रेन को भी नाटो में शामिल होने के लिए सुझाव दिया। अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो, इसका रसिया ने विरोध दर्ज कराया। रसिया का कहना था कि ये सभी सोवियत संघ से अलग हुए देश हैं, अगर उन्हें नाटो में शामिल किया गया तो ये रसिया के संप्रभुता पर खतरा हो सकता है। तो वहीं यूक्रेन सोच रहा था कि अगर वो नाटो में शामिल होता है तो उसके लिए सेफ्टी की गारंटी हो जाता है, इसलिए वो 2002 से ही नाटो में शामिल होने का कोशिश करने लगा। सीधे तरीके से बोले तो ऐसे ही रसिया अमेरिका और नाटो को पसंद नहीं करता था। उसे डर था कि कहीं उसी के देश से अलग हुए देश यूक्रेन नाटो के सपोर्ट से रसिया पर अटैक किया तो वहीं यूक्रेन का मानना था कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है, अगर वो नाटो में रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। इन्हीं सब खींचातानी में 2014 में रसिया सैनिकों ने बिना किसी बैनर के क्रीमिया और डोनाबेस के क्षेत्रों में अटैक किया और क्रीमिया को कब्जे में लिया। तो दर्शकों, वहीं से यूक्रेन और रसिया का झड़प शुरू हुआ। उसके बाद यूक्रेन का नाटो में ज्वाइन होने का बात तेज होने लगा। उसी दौरान रसिया ने नाटो और यूक्रेन को धमकाया कि अगर यूक्रेन को नाटो का सदस्य दिया जाता है तो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो धमकी काम नहीं आया। फिर 24 फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन पर ऑफिशियली हमला कर दिया और ये हमला बहुत ज़ोरदार था। फिर यूक्रेन ने सितंबर 2022 को नाटो में सदस्यता पाने के लिए ऑफिशियली अप्लाई किया। दर्शकों, उसके बाद रसिया के साथ बेलारस खड़ा हुआ और मोरल सपोर्ट के रूप में चीन और नॉर्थ कोरिया रसिया के साथ था। तो वहीं यूक्रेन के साथ अमेरिका और कुछ यूरोपियन देश खड़े हुए। लेकिन दर्शकों, सभी ने यूक्रेन को हथियार और पैसे के रूप में मदद किया, किसी ने अपने सैनिक युद्ध में नहीं उतारे और ये युद्ध बहुत लंबा खींचा, अब तक चल रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका में सरकार बदला और 2025 में यूएसए में ट्रंप सरकार आई। ट्रंप ने अपनी चुनावी घोषणा में ही कहा था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन और रसिया का वार बंद करा देंगे। ट्रंप भी सोचे होंगे कि समय यही है हीरो बनने का, दुनिया में अपना दबदबा दिखाने का, क्योंकि यूक्रेन रसिया से अमेरिका के ही सपोर्ट और हथियारों से लड़ रहा था। फिर तो अमेरिका के बातों को यूक्रेन को मानना ही पड़ेगा।
उसी के तहत अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में मीटिंग हुआ। उस दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को वार बंद करने के लिए कहा और आखिरी में उनके बीच बहुत ही गर्माहट के साथ वार्ता हुई। वो मीटिंग आर्गुमेंट्स में बदल गया। And don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. दोस्तों बात भी सही था। इतने लंबे समय के युद्ध में जब यूक्रेन का इतना डैमेज हो चुका है तो किसी के कहने पर एक झटका में यूक्रेन कैसे वार खत्म कर सकता था। लेकिन यूरोपियन देश ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अमेरिका ऐसा करेगा। उस मीटिंग के बाद कुछ यूरोपियन कंट्री ट्रंप के अगेंस्ट हो गए और कोसने भी लगे। वहीं कुछ यूरोपियन कंट्री यूक्रेन को मदद करने का आश्वासन भी दिए। मैंने उस मीटिंग के बाद ट्रंप को कई यूरोपियन देशों ने घेरा। मामला इतना तक आ गया कि इलन मस्क जो ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने अपने एक एक्स पोस्ट पर कहा कि हो सकता है आगे चलकर अमेरिका नाटो से अलग हो जाए। तो वहीं उस मीटिंग के बाद मामला और भी गंभीर हो गया। रसिया से सटे यूरोपियन कंट्री को रसिया से खतरा महसूस होने लगा, जिस कारण वो भी अग्रेशन में आ गए और यूक्रेन को सपोर्ट करने का बात कहने लगे। दोस्तों अब स्थिति ये है कि अगर यूरोपियन देशों के साथ रसिया का डायरेक्ट युद्ध होता है तो हो सकता है कि ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाए। और दूसरी स्थिति ये है कि समय बदल चुका है। अधिकांश देश हर क्षेत्र में सक्षम हो चुके हैं और सभी एक दूसरे के पूरक हैं। अब कोई भी देश सुपर पावर बोलकर किसी पर दबाव नहीं बना सकता है। दोस्तों इतिहास का ये पहलू हमें यह सिखाता है कि किसी के सपोर्ट में कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो कब पीछे हट जाए हम कह नहीं सकते। दूसरा ये कि अपने आंतरिक मामलों में किसी तीसरे को शामिल नहीं करना चाहिए। अगर इतिहास देखा जाए तो अमेरिका अन्य देशों के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर किया और अधिकांश मामले सुलझने के बजाय और भी उलझ गए। कहीं कहीं तो बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हुआ। यहाँ तक कि भारत को भी कहा था कि हम कश्मीर के मामले को कुछ दिनों में ही सुलझा देंगे, लेकिन भारत ने कहा माफ़ करना भाई, ये हमारा आंतरिक मामला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से।